विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या युनिव्हिटी पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 21 AC सिंगल फेज मोटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणा समोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 22वे युनिट अल्टरनेटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQज. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 22वे युनिट अल्टरनेटर यावरील MCQज. पहला क्वेश्चन है यहाँ पर विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन एन अल्टरनेटर. अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी क्रॉक्स रूल. अब अगर अल्टरनेटर में इंड्यूस EMF की डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो वहां पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे. अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड मतलब क्या करेंगे, राइट हैंड के पहले 3 फिंगर, किसके, राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ राइट हैंड. फर्स्ट फिंगर हमारा फर्स्ट फिंगर है, अगर इधर से काउंट करते तो कभी कभी इसको हम 4 फिंगर भी बोलते हैं. 4 फिंगर और फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब. अब अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे किसी अल्टरनेटर के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं हम, तो कंपेयर हम करेंगे कैसा कि सपोज हमारे पास क्या है, एक पोल ये है और एक पोल है, सपोज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. अब ये क्या हमारे पास है, डायरेक्शन, ये क्या है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. क्या है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक. अब इसके अंदर अगर हमने देखा ना कंडक्टर अगर रोटेट करे तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जब भी अगर कट करेगा तो उसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस हुआ. क्या होगा, EMF इंड्यूस. अब उस EMF इंड्यूस की डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF. तब राइट हैंड रूल के अगर इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो क्या कैसा कंपेरिजन करेंगे, जब फर्स्ट फिंगर हमारा, फर्स्ट फिंगर शुड बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. यानी क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर, जो पहला फिंगर देखो, ये पहला फिंगर क्या है, स्ट्रेट फिंगर. कैसा है, स्ट्रेट. अब यहाँ पर स्ट्रेट जो चीज देख रही है वो क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट. क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड. जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या इंडिकेट करेगा, फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब उसके बाद में जो थंब है हमारे पास, कौन सा, थंब. अब थंब इंडिकेट करेगा मोशन ओवर द कंडक्टर. कंडक्टर के ऊपर मोशन कर, एक तो क्या होगा क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसा यानी क्लॉकवाइज से, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये थंब इंडिकेट करेगा. थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ओवर द मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ कर्सर. अब यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है, यहाँ पे सपोज इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स. क्या बोलेंगे, फोर्स ओवर द कंडक्टर. अब जो तीसरा फिंगर है मिडल फिंगर, तो मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर से, एक तो आउटसाइड या फिर इनसाइड. अब यहाँ से जाएगा ये हमारा करंट आई. अब ये इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा. अब हम जो फ्लेमिंग राइट हैंड अगर रूल है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें 3 डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. किस किस की, एक तो डायरेक्शन ऑफ मोटर, रोटेशन ऑफ मोटर, यानी अल्टरनेटर की डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर से बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. दूसरा, ये अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड से. और उसमें से इंड्यूस EMF और करंट की डायरेक्शन भी हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड से. अब यहाँ पर हम जब क्वेश्चन क्या गया था, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF ऑफ एन अल्टरनेटर. तो इंड्यूस EMF ऑफ एन अल्टरनेटर का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज. लोड बढ़ने पर अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का क्या कारण है. ऑप्शन ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन डी फील्ड रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होगा, अगर टाइप्स, आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे भी टाइप ऑफ लोड पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड. यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, इंडक्टिव लोड पर वहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, और यहाँ और रेजिस्टेंस में वहाँ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट. अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब भी अगर यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होने वाला है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, कम होता है. टोटल फ्लक्स कम होने की वजह से
जैसा लोड बढ़ेगा वैसा फ्लक्स कम होगा और वैसा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा हमारा, क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। यानी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंट हीटिंग, ऑप्शन बी रिड्यूस कॉपर लॉस, ऑप्शन सी रिड्यूस वाइंडिंग लॉस, ऑप्शन डी प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट। अब जो डैम्पर वाइंडिंग जो है, तो डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम टू प्रिवेंट द हंटिंग ऑफ द मोटर। मोटर का जो हंट है, अब हंटिंग क्या होता है, जब भी अगर मोटर पर सडन चेंज इन लोड, अगर हम सडन चेंज करते हैं तो मोटर का जो स्पीड है वो स्पीड क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है, ऑक्सीलेट होगा। अब ऑक्सीलेशन डैम्प आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है, एडिशनल डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करके वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो हमारा मोटर ऑक्सीलेट हो रहा है, ऑक्सीलेट क्या करता है, डैम्प आउट करता है। यानी मोटर इसमें क्या करते हैं हम, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द हंटिंग इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए KW, ऑप्शन नंबर बी KVA, ऑप्शन सी MW, ऑप्शन डी KV। अब यहाँ पर अगर अल्टरनेटर का मूल्यांकन देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, KW का मतलब किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी क्या है, KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है MW का मतलब मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी है KV यानी किलो वोल्ट। अब अल्टरनेटर का जो मूल्यांकन और उसकी जो रेटिंग रहती है वो रेटिंग डिफाइन करते हैं हम KVA का में, KVA और MVA मेगा वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी KVA। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर विल बी ओवरलोडेड, ऑप्शन नंबर बी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी डेड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग। अब अगर हम अल्टरनेटर का एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से हम उसको बचा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट्स डीमैग्नेटाइजिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन एट 1000 RPM। एक अल्टरनेटर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है जिसमें 6 पोल और 1000 RPM पे वो अल्टरनेटर चल रहा है? ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। अब क्या है कि एक अल्टरनेटर पोल क्या है, 6 पोल है और क्या है 1000 RPM है। अब हमारे पास जैसा सिंक्रोनस स्पीड क्या रहता है हमारे पास, NS, सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P, क्या हुआ 120 F/P। लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू क्या होगा, NP डिवाइड बाय 120। अब यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होगा, N कितना है हमारे पास 1000 RPM, पोल कितने हमारे पास 6 पोल डिवाइड बाय 120। अब यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 1 और 6 इंटू 20 यानी क्या होगा 1000 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू क्या होगा 50 हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास कितना हुआ 50 हर्ट्ज। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 2 पोल वाले अल्टरनेटर की गति की गणना करें। ऑप्शन ए 6000 RPM, ऑप्शन नंबर बी 3000 RPM, ऑप्शन नंबर सी 2500 RPM, ऑप्शन डी 1500 RPM। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर, किसका, जिसके 2 पोल है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। अब सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 120 F डिवाइड बाय P, यानी 120 एज इट इज लिखेंगे। F क्या है फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज में डिवाइड बाय पोल कितना है 2 पोल, यहाँ पे 2। अब इज इक्वल टू 150, 50 इंटू 120 कितना हुआ 6000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3000 RPM, मतलब क्या होगा 3000 RPM। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3000 RPM। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड इन RPS ऑफ द 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की RPS में गति की गणना करें। ऑप्शन ए 1500 RPS, ऑप्शन नंबर बी 100 RPS, ऑप्शन नंबर सी 50 RPS, ऑप्शन नंबर डी 3000 RPS। अब यहाँ पे जो RPS है
आरपीएस का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या हुआ? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। नॉर्मल जब हम भी अब सिंक्रोनस स्पीड जब कैलकुलेट करते तो ये स्पीड का जो यूनिट रहता है क्या रहेगा? आरपीएम। क्या रहेगा? आरपीएम। क्या रहेगा? आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि आरपीएस में कैलकुलेट करो। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? सिंक्रोनस स्पीड एनएस इज इक्वल टू कितना बोले हमको? अगर क्या है 2 पोल है और कितना है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर क्या हुआ 120 एफ बाई पी इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई पी कितने? 2 पोल। यहाँ पर 2 पोल है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये होगा हमारे पास 3000 आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आरपीएस में फाइंड करें। क्या हुआ? आरपीएस में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने? 60 यानी 60 सेकंड। तो जो भी हमारे पास जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है उसको क्या करें? डिवाइड बाय 60। 6 कट गया, मतलब कितना हो जाएगा ये? यानी इक्वल टू हमारे पास है 50 आरपीएस। क्या जाएगा? यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 आरपीएस। 50 आरपीएस का मतलब 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंक्रोस्कोप? सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है और किस लिए किया होता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ पैरेललिंग। ऑप्शन नंबर बी एडजस्ट द फेज सीक्वेंस। ऑप्शन सी एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज। जब सिंक्रोनोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम, जब भी हम एक से ज़्यादा अल्टरनेटर पैरेलल में जब कनेक्ट कर दे तो पैरेललिंग ऑपरेशन के टाइम में एक करेक्ट पैरेललिंग ऑपरेशन कनेक्ट करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का इस्तेमाल करता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ पैरेललिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर? उस उपकरण का नाम क्या है जो अल्टरनेटर में रोटर को डीसी प्रदान करता है? ऑप्शन ए इन्वर्टर। ऑप्शन बी एक्साइटर। ऑप्शन सी कन्वर्टर। ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजर। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमको बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो अल्टरनेटर में डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब अल्टरनेटर में जो स्टेटर वाइंडिंग होता है, स्टेटर वाइंडिंग हम क्या करते हैं? डीसी सप्लाई प्रोवाइड करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वो जो भी डिवाइस सब डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा उसका नाम होता है एक्साइटर। क्या नाम होता है उसका? नाम एक्साइटर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्साइटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग इन द अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट का क्या कारण है? ऑप्शन ए ड्यू टू ओवरलोड। ऑप्शन बी ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। ऑप्शन सी रनिंग विद फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ऑप्शन डी रनिंग विदाउट लोड। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाई हंटिंग के इफेक्ट का वजह क्या है और व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग? यानी हंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर हम मोटर में फ्लक्चुएशन लोड है, सडन लोड अगर चेंज होता है, अचानक अगर लोड चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मोटर का जो स्पीड है वो स्पीड क्या हुआ? फ्लक्चुएट हुआ। तो उसको क्या करते हैं हम? हंटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हंटिंग इफेक्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। सडन लोड चेंज होने की वजह से और कंटिन्यूअस लोड चेंज होने की वजह से हंटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 4 पोल अल्टरनेटर कनेक्टेड विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड? 50 हर्ट्ज रेटेड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े 4 पोल अल्टरनेटर की गति क्या है? ऑप्शन ए 1000 आरपीएम। ऑप्शन बी 3000 आरपीएम। ऑप्शन सी 1500 आरपीएम। ऑप्शन डी 4500 आरपीएम। अब यहाँ पे सेम हमको क्या करना है? स्पीड कैलकुलेट करना है। स्पीड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पीड एन इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाय पी। यानी अब यहाँ पर स्पीड क्या होगा? 50, यहाँ पे क्या है 120 एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय पी। पोल कितने यहाँ पर? 4 पोल, यानी कितना? 4 इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय 4, यानी इक्वल टू हमारे पास कितना? 1500 आरपीएम। यानी क्या हुआ? 1500 आरपीएम। आपकी जो भी स्पीड है ये स्पीड होगा 1500 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? ऑप्शन ए 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। ऑप्शन बी easy to connect the load with alternator. Option C easy to dissipate the heat during running. Option D easy to locate the fault in the field. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का फायदा क्या है?
अब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, तो अल्टरनेटर में नॉर्मली क्या यूज होता है हमारे पास, रोटर क्या था, रोटेटिंग पार्ट रहता है, लेकिन अल्टरनेटर में यहाँ पर रोटर क्या करते हैं हम, स्टेशनरी करते हैं, क्या करते हैं, स्टेशनरी रोटर। अब इसके अंदर जो भी वाइंडिंग रहेगा हमारे स्लॉट्स के अंदर, ये सभी कैसे रहेंगे, स्टेशनरी, और ये रहेगा कैसा, 3 फेस, कैसा रहेगा, 3 फेस, RYB। अब इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो अल्टरनेटर है, ये हमारा स्टेटर है, ये क्या होगा, सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इस पर हमने जो भी फील्ड कॉइल करें, इसको क्या करेंगे हम, डीसी सप्लाई कनेक्ट करके क्या करते हैं, इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस करते, क्या करते हैं, फील्ड प्रोड्यूस करते। अब अगर हम ये रोटर को, इसको अगर रोटेट करेंगे, रोटेटिंग फील्ड, अगर इसको अगर रोटेट करूंगा तो यहाँ पे कितने स्लिप लगेंगे, 1 2 3 स्लिप लगेंगे। यहाँ पे कितना स्लिप लगाना पड़ेगा, 3 स्लिप। अब इसके जगह अगर हम इसको अगर रोटेट करेंगे, इसको फील्ड को अगर रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे डीसी सप्लाई, यहाँ पे कितना कितना फील्ड, कितने स्लिप लगेंगे, 2 लगेगा, फिर पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई, यानी यहाँ पर क्या होगा, 1 स्लिप रिंग यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा। और इसका जो वेट है इससे कंपेरेटिवली क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके ऊपर जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जो भी प्रोड्यूस होगा, इससे कंपेरेटिवली क्या रहेगा, कम रहेगा। और यहाँ पे जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 120 वोल्ट क्या करते हैं, डीसी सप्लाई। तो यहाँ ये वोल्टेज और ये वोल्टेज में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंसुलेशन वोल्टेज का इंसुलेशन रिक्वायरमेंट वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेन पर्पस क्या है इसका, यहाँ पर जो दिए वाले ऑप्शन है इसमें से क्या मेन पर्पस क्या है, क्या किसका, रोटेटिंग फील्ड का, यानी जो फील्ड को हम रोटेट करें, इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या ओनली 2 स्लिप रिंग, क्या लग रहा है, ओनली 2 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, यानी इसे कंपेरेटिवली यहाँ पे 2 स्लिप रिंग लगेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन ऑफ लैम्प बिकम डार्क इन डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर। 2 अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन में डार्क लैम्प विधि में लैम्प किस स्थिति में डार्क और अंधेरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल, ऑप्शन सी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी आर सेम ऑफ बोथ अल्टरनेटर। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। जब भी दोनों अल्टरनेटर के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वगैरह एक समान होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, जो डार्क लैम्प मेथड में लैम्प क्या हो जाएगा, हमारा डार्क हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन पूर्वी कौन सी स्थिति पूर्ण करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, रेटिंग मस्ट बी सेम, ऑप्शन बी, रोटर इंपीडेंस मस्ट बी सेम, ऑप्शन सी, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, ऑप्शन डी, इंपीडेंस मस्ट बी सेम। अब जब भी अगर हम अल्टरनेटर क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तब वहां पर सबसे पहली जरूरी जो कंडीशन है वहां का उसका फेज सीक्वेंस करना दोनों अल्टरनेटर का सेम रहना। यानी बस बार को अगर कनेक्ट करें, बस बार और अल्टरनेटर का दोनों का क्या रहना, फेज सीक्वेंस सेम। और अगर नंबर ऑफ अल्टरनेटर अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो सभी अल्टरनेटर क्या रहना, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम रहना जरूरी है। यानी दोनों सभी अल्टरनेटर फेज सीक्वेंस एक ही जैसा ही जरूर रहना जरूरी है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ऑप्शन ए, सिंगल फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन बी, 3 फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन सी, ब्रशलेस अल्टरनेटर, ऑप्शन डी, साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर। अब यहाँ पर जो इमेज दी गई है, इमेज में से हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्टरनेटर किस टाइप का अल्टरनेटर है। अब ये जो अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर है ब्रशलेस अल्टरनेटर। कौन सा, ब्रशलेस अल्टरनेटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रशलेस अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेज इन आइडियल अल्टरनेटर। एक आइडियल अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ईएमएफ ई इज इक्वल टू 5ft डिवाइड बाय 2.22, ऑप्शन बी, ईएमएफ ई इज इक्वल टू 5ft डिवाइड बाय 4.44, ऑप्शन सी, EMF E is equal to 2.22 5ft, ऑप्शन डी, EMF E is equal to 4.44 5ft। अब यहाँ पर जो EMF पर फेज होता है, जो पर फेज फाइंड कर कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर होगा। क्या होगा, EMF E is equal to 4.44, 5 मतलब हमारा टोटल फ्लक्स इन वेबर, F क्या होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और ये T क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, नंबर ऑफ टर्न पर फेज। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, E इज इक्वल टू 4.44 F5T। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर।
अल्टरनेटर का दिखाया होगा भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टेटर, ऑप्शन नंबर बी एक्साइटर, ऑप्शन नंबर सी साइलेंट पोल रोटर, ऑप्शन नंबर डी स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट का हमको नाम बताना है। ये पार्ट का नाम क्या है, कौन सा टाइप का रोटर है? साइलेंट पोल रोटर। कौन सा ये साइलेंट पोल रोटर। ये जो रोटर दिख रहा है ये कौन सा रोटर हमारे पास? साइलेंट पोल रोटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी साइलेंट पोल रोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। किसी अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इज इक्वल टू 4.44 kd kc t5 यानी होल्ट। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मतलब क्या है? होल्ट यूनिट है। उसका यूनिट क्या रहता है? ईएमएफ का होल्ट में। ऑप्शन बी है हमारे पास 4.44 kd kc f5 होल्ट। ऑप्शन सी है 4.44 kd kc ft5 होल्ट। ऑप्शन नंबर डी है E इज इक्वल टू 1.11 kd kc f5 होल्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी अगर किसी अल्टरनेटर में ईएमएफ का अगर समीकरण की गणना करने का है तो यहाँ पर ईएमएफ E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4.44 kd यानी क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, kc यानी क्या हुआ? पिच फैक्टर, इनटू टर्न पर फेज इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ फ्लक्स पर फेज पर पोल। अब यहाँ पे क्या फ्लक्स हुआ, मतलब हमारे पास क्या 5 होना जरूरी है हमारे पास। उसके बाद क्या टर्न पर फेज होना जरूरी है, उसका फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गलत होगा। अब 4.44 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब 4.44 है, उसके बाद में केडी केसी हमारे पास एक केडी और केसी भी है। उसके बाद में क्या है? फ्रीक्वेंसी भी है, टर्न पर फेज भी है, फ्लक्स पर वेबर पी है। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आंसर? सही आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी E इज इक्वल टू 4.44 kd kc ft5 होल्ट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फुल लोड वी फुल लोड माइनस वी नो लोड डिवाइड बाय वी फुल लोड इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वी नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय वी फुल लोड इंटू 100। ऑप्शन सी है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज और इंटू 100। ऑप्शन नंबर डी है वी एफ एल यानी फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज इंटू 100। अब यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। यानी क्या होता है? जब भी अगर सपोज हमारे पास ये अल्टरनेटर है, सपोज ये अल्टरनेटर है, यहाँ से हमने क्या करे ये लास्ट टर्मिनल पर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 वोल्ट अगर जनरेट होता है तो मैक्स पूरा 100 को 100 यहाँ पर मिलने को होना, तब हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्या होता है? ड्यू टू लोड करंट की वजह से यहाँ पे जो भी आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस जो भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्या होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा? आई इंटू आर इतना क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा और बचे हुआ वोल्टेज यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर अगर यहाँ पर अगर 2 वोल्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो 100 में से अगर 2 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 98। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर नो लोड है, लोड ही नहीं है तो करंट कितना है? 0। करंट 0 होगा तो ये वैल्यू 0 है, मतलब 100 को 100 यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब नो लोड में तो फुल वोल्टेज एज इट इज यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसा आपने लोड कनेक्ट करे वैसा क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? आप कुछ ना कुछ अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करेगा लोड पे। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज पे होने वाला जो चेंजेस है, ये चेंजेस को बोलते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। अब नो लोड टू फुल लोड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी यहाँ पे क्या हुआ? ये रेगुलेशन इज इक्वल टू रेगुलेशन आर परसेंटेज रेगुलेशन आर इज इक्वल टू वी एन एल, मतलब क्या हुआ? नो लोड वोल्टेज माइनस वी एफ एल यानी फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय वी एफ एल इंटू परसेंटेज मिलेगा तो 100। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नो लोड माइनस वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड इंटू 100। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज इफ टी इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ एन अल्टरनेटर। यदि टी अल्टरनेटर के टर्न्स की संख्या है तो ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए E is equal to 4.44 ft, ऑप्शन नंबर बी E is equal to 2.22 ft, ऑप्शन सी E is equal to 2.22 f E is equal to 4.44 ft, ऑप्शन नंबर बी है E is equal to 2.225 t, ऑप्शन नंबर सी है E is equal to 2.225 ft, ऑप्शन नंबर डी है E is equal to 4.445 ft। अब अगर हमको यहाँ पर कोई भी अगर आरएमएस वैल्यू की गणना करना, अगर सूत्र यहाँ पे दिया ईएमएफ प्रोड्यूस
आरएमएस वैल्यू, किसकी आरएमएस वैल्यू हमको बताना उसकी, किसकी आरएमएस वैल्यू, किसकी ईएमएफ इंड्यूस की पर फेज में। तो वहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे E इज इक्वल टू 4.44 F phi t, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, E इज इक्वल टू 4.44 F phi t। यहाँ पर F इज इक्वल टू फ्लक्स इन वेबर, F इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और T इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर फेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, E इज इक्वल टू 4.44 F phi t। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर विल बी ओवरलोडेड, ऑप्शन नंबर बी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी डेड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग। जब भी अगर हम अल्टरनेटर में अगर उसका फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो वहां पर ये डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग। अगला क्वेश्चन है a dash has a minimum 3 set of windings space 120 apart around this stationary armature stator। कौन से अल्टरनेटर में आर्मेचर की 3 वाइंडिंग 120 डिग्री में अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर बी 3 फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 फेज एंड 3 फेज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अब अगर यहाँ पे तीन फेज का डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा 3 फेज, कौन सा 3 फेज अल्टरनेटर। एंड 3 फेज अल्टरनेटर में क्या होता है, तीनों फेज की डिस्प्लेसमेंट कितनी रहती है, एक फेज है सपोज ये आर फेज है, वाई फेज और ये बी फेज है, इसमें रहेगा वो कितना 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री। सभी फेज में एक में के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए 120 120 120। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 फेज अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर एट व्हाट पावर फैक्टर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। एक अल्टरनेटर में किस पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए एट 0.8 पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 पावर फैक्टर, ऑप्शन सी एट 0 पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी यूनिटी पावर फैक्टर। अब जब भी अगर यहाँ पर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे 3 तरह के इफेक्ट दिखेंगे, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, दूसरा डीमैग्नेटाइजेशन, तीसरा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब जब भी अगर हमारे पास अगर लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा, कौन सा लैगिंग पावर फैक्टर, फिर वो कोई भी रहो 0 रहा फिर 0.8 रहा, वहां पर होगा हमारे पास डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, कौन सा डीमैग्नेटाइजिंग। और जब भी अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर इन केस ऑफ कैपेसिटर, ये क्या में इंडक्टर में, तो वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर किसमें लीडिंग पावर फैक्टर में हमको कौन सा इफेक्ट देखने मिलेगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देखने मिलेगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब बचा हमारे पास तीसरा कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर, जिसका पावर फैक्टर रहेगा 1, यानी कौन सा रेजिस्टिव लोड में, कौन थे रेजिस्टिव लोड में, वहां पर इफेक्ट होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एट यूनिटी पावर फैक्टर। अगला सवाल है द फील्ड सर्किट ऑफ एन अल्टरनेटर इज सप्लाइड विथ। अल्टरनेटर में फील्ड सर्किट में कौन से टाइप का सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिलेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर बी अ डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी एन अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर डी अ पल्सेटिंग करंट। अब अगर हम अल्टरनेटर में फील्ड एक्साइटेशन की बात करें तो हम फील्ड एक्साइटेशन हम डीसी सप्लाई द्वारा प्रोवाइड करते हैं, डीसी सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। यानी इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अ डायरेक्ट करंट। अशा प्रकारे आज आपण युनिट क्रमांक 22 अल्टरनेटर यावरील MCQs पाहिले। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 23 सिंक्रोनस मोटर या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।